नमस्कार दोस्तों, श्री कृष्णा कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की क्लास होगी मैराथन क्लास। जैसा कि मैंने कुछ दिन पहले अनाउंस किया था कि अपन अभी मैराथन क्लासें लेके आएंगे सभी सब्जेक्ट्स की। तो इस क्लास में हम बात करेंगे संस्कृत की शिक्षण विधियों की। काफ़ी लोगों की डिमांड आ रही थी कि सर संस्कृत का क्या सिस्टम है। तो संस्कृत का बहुत ही ईजी सिस्टम है दोस्तों। ये अभी जो क्लास रहेगी वो संस्कृत की शिक्षण विधियों से रिलेटेड रहेगी। इससे अगली जो क्लास आएगी वो हिंदी की शिक्षण विधियों से संबंधित आएगी और उसके बाद में हम संस्कृत की व्याकरण और फिर हिंदी की व्याकरण, क्रमशः 4 वीडियो ये रहेंगी। उसके बाद में फिर साइकोलॉजी और पूरा शेड्यूल मैं आपको सेंड कर दूंगा। तो इस प्रकार से चलिए बिना टाइम वेस्ट करे हम स्टार्ट करते हैं। पहले आज की क्लास होगी, इसमें अपने जो संस्कृत में 12 से 15 प्रश्न आने की संभावनाएं हैं और प्रश्न कहाँ से आएंगे और कैसे आएंगे इनकी भी चर्चा हम इसी क्लास में कर लेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम कौशलों से। किससे बात करते हैं? कौशल से बात करते हैं। कौशलों के दोस्तों लगभग 2 से 3 प्रश्न हमारे संस्कृत में पूछे जाते हैं। रीट के लिहाज से हम ये बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाषा के जो कौशल हैं वो कितने हैं। भाषा के कौशल या चरण होते हैं 4 चत्वारी। ठीक है, अगर इन्हीं सभी कौशलों का मनोवैज्ञानिक क्रम आपसे पूछ लिया जाए तो आपको बताना है श्रवण, वदनम या भाषणम, पठनम और लेखनम। इसे अपन याद कर सकते हैं LSRW से। LSRW, L फॉर लिसन, S फॉर स्पीकिंग, R फॉर रीडिंग एंड W फॉर राइटिंग। इससे अपन वैसे भी ध्यान रख सकते हैं, कई बार इंग्लिश में ध्यान हमारे नहीं रहता है तो अपन ऐसे भी याद कर सकते हैं कि श्रवण नाम का कोई बच्चा है, श्रवण नाम का कोई स्टूडेंट है जो कि किस में है, जो कि BPL में है। किस में है दोस्तों? BPL में है। तो श्रवण से हो जाएगा श्रवण, B से हो जाएगा वदनम या भाषणम और P से हो जाएगा पठनम और L से हो जाएगा लेखनम। तो इस प्रकार से भी आप इसको याद कर सकते हैं। अगर इनका मनोवैज्ञानिक क्रम आपसे पूछा जाता है तो मनोवैज्ञानिक क्रम में ये उल्टे हो जाएंगे। लेखनम पहले आ जाएगा, उसके बाद में पठनम बाद में, भाषणम उसके बाद में और श्रवण सबसे बाद में। मतलब रिवर्स हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। मनोवैज्ञानिक क्रम तो ऐसे चलेगा और अमनोवैज्ञानिक क्रम उल्टा चलेगा। ठीक, अधिक चांस जो है वो एक तो मनोवैज्ञानिक क्रम पूछने के हैं और दूसरा मोंटेसरी के आधार पे पूछते हैं। मारिया मोंटेसरी ने इन कौशलों का क्रम थोड़ा सा अलग बताया है, हम उनकी भी बात करते हैं। तो मनोवैज्ञानिक क्रम आपको अच्छे से ध्यान रहना चाहिए, श्रवण, वदनम या भाषणम, पठनम और लेखनम। इसके बाद में हम बात करते हैं मारिया मोंटेसरी की। मारिया मोंटेसरी के अनुसार भाषा कौशलों का जो क्रम है वो इस प्रकार से है: श्रवण, भाषणम, लेखनम, पठनम। देखिए चेंज कहाँ हुआ है? चेंज हुआ है लेखनम और पठनम में। जहाँ पर मनोवैज्ञानिक क्रम में लेखनम सबसे लास्ट में था, वहीं पर इन्होंने चेंज कर दिया है। लेखनम को पहले कर दिया मारिया मोंटेसरी ने और पठनम को बाद में किया है। मारिया मोंटेसरी के अनुसार आपसे पूछा जा सकता है कि अंतिम कौशल कौन सा है। अगर मनोवैज्ञानिक क्रम के अनुसार अंतिम कौशल पूछा जाए तो आपको बताना है लेखनम अंतिम कौशल है। लेकिन अगर मारिया मोंटेसरी के अनुसार अगर आपसे अंतिम कौशल पूछा जाता है तो आपको बताना है पठनम, क्योंकि उन्होंने लेखनम को पहले माना है और पठनम को बाद में माना है। तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। अब हम चारों को एक साथ बात कर लेते हैं। देखिए सबसे पहला है इसमें सुनना, फिर बोलना, फिर पढ़ना और फिर लिखना। यानी कि श्रवणम, भाषणम, पठनम, लेखनम। अब इसमें जो बात आती है कि भी प्रथम कौशल कौन सा है, तो अपने को स्पष्ट हो रहा है यहीं से। प्रथम कौशल है श्रवणम और अंतिम कौशल कौन सा है, तो अंतिम कौशल है लेखनम। ठीक, ये बहुत सिंपल से प्रश्न उठते हैं यहाँ से। अब हम बात करते हैं इनके उद्देश्यों को लेकर कि पठन कौशल का क्या उद्देश्य है, श्रवण कौशल का क्या उद्देश्य है, लेखन कौशल का क्या उद्देश्य है, किस उद्देश्य से ये स्थापित किए गए हैं। तो दोस्तों ध्यान रखना, श्रवण कौशल का जो प्रमुख उद्देश्य है वह है श्रुत्वा अर्थ ग्रहणम, यानी कि सुन करके अर्थ ग्रहण करना। केवल सुनना मात्र ही श्रवण कौशल नहीं है, बल्कि सुन के अर्थ ग्रहण करना ही क्या है? श्रवण है, श्रवण कौशल है। दूसरी हम बात करते हैं भाषण कौशल का प्रमुख उद्देश्य। भाषण कौशल का प्रमुख उद्देश्य है मौखिक अभिव्यक्ति। ठीक है, और पठन कौशल का मुख्य उद्देश्य है पठित्व अर्थग्रहण। ध्यान रखना फिर से, केवल पढ़ना मात्र ही पठनम नहीं है,
बल्कि पढ़ करके ग्रहण अर्थ ग्रहण करना ही क्या है, पठन कौशल है। और इसी प्रकार से लेखन कौशल का जो मुख्य उद्देश्य हो जाएगा वो हो जाएगा पठितस्य लिखित अभिव्यक्ति, यानी कि पढ़े हुए की लिखित रूप में अभिव्यक्ति देना ही क्या है, लेखन कौशल है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नहीं आया तो अभी तक इसको वीडियो को वापस से पॉज करके रिटर्न करके देख सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। बाकी PDF मैंने टेलीग्राम पे अवेलेबल करा रखी है। अब हम बात करते हैं इनपुट और आउटपुट की। इनपुट या आंतरिक या ग्रहणात्मक कौशल मुख्य रूप से दो होते हैं, एक तो सुन करके ग्रहण करना और एक पढ़ करके ग्रहण करना। सुन करके अर्थ ग्रहण करना श्रुत्वार्थ ग्रहणम, और पढ़ करके अर्थ ग्रहण करना पठित्व अर्थ ग्रहणम। ठीक है, इन दोनों के उद्देश्य हमने देखे थे। तो ग्रहण कर रहे हैं मतलब इनपुट जाएगा, अंदर जाएगा। आउटपुट मतलब बाहर निकालना, अभिव्यक्ति। आउटपुट को क्या कहते हैं, अभिव्यक्ति कौशल कहते हैं। अभिव्यक्ति कौशल में मुख्य रूप से दो आते हैं, एक तो होता है बोल करके अभिव्यक्ति और एक आता है लिख करके अभिव्यक्ति देना। बोल करके अभिव्यक्ति यानी कि भाषण कौशलम, और लिखित अभिव्यक्ति देना मतलब लेखन कौशल। ठीक है, तो इनको भी आपको ध्यान रखना है। अब हम एक एक को लेते हैं और बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं श्रवण कौशल। भाषा का ग्रहण प्राय श्रवण कौशल के माध्यम से होता है, अतः इस प्रक्रिया में श्रवण इंद्रियों का अत्यधिक महत्व होता है। केवल सुनना मात्र ही श्रवण कौशल नहीं है, बल्कि वक्ता या प्रवक्ता के कथन को सुनकर अर्थ ग्रहण करना ही श्रवण कौशल है। इस बात को भी ध्यान रखना है। अब बात करते हैं भाषण कौशल की। तो अपने आशय या विचारों को प्रकट करने के लिए सार्थक शब्दों का प्रयोग करके बोलना ही भाषण कौशल कहलाता है। सार्थक शब्दों का प्रयोग करके बोलना ही क्या कहलाता है, भाषण कौशल कहलाता है। भाषण कौशल प्रभावी बनाने हेतु परिवार व वातावरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यदि हमने छात्रों का बोलने में प्राथमिक स्तर पर सुधार नहीं किया तो माध्यमिक स्तर पर सुधार करना क्या हो जाएगा, कठिन हो जाएगा, क्योंकि उनको आदत पड़ जाती है फिर बोलने की। जैसे आपने देखा होगा कि अगर आप भरतपुर धौलपुर की साइड में जाएंगे तो वो वे को बै बोलते हैं। जब भी वे का उच्चारण करते हैं तो वो बै बोलते हैं उसको, तो वो स्टार्टिंग से ही उनकी गड़बड़ हो जाती है, तो लास्ट तक गड़बड़ रहती है। तो प्रारंभ में ही प्राथमिक स्तर पर ही उसका अगर सॉल्यूशन कर दिया जाए, उसका उपचार कर दिया जाए, तो बाद में फिर वो नहीं बोलेगा। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखें कि प्राथमिक स्तर पर अगर सुधार नहीं किया गया तो बाद में सुधार कर पाना पॉसिबल नहीं होगा, बहुत ही कठिन हो जाएगा। केवल बोलना ही भाषण कौशल नहीं है, बल्कि शुद्ध उच्चारण करना ही भाषण कौशल है। ठीक है, अब बात करते हैं पठन कौशल की। पढ़ करके अर्थ ग्रहण करना ही पठन कौशल नहीं है, पढ़ करके अर्थ ग्रहण करना ही पठन कौशल है। केवल पढ़ना पठन कौशल नहीं है, पढ़ करके अर्थ ग्रहण करना पठन कौशल है। श्रवण कौशल की अशुद्धियों का निराकरण पठन कौशल में संभव होता है। श्रवण कौशल की अपेक्षा पठन कौशल से स्थायी ज्ञान की प्राप्ति होती है। सुनने की अपेक्षा पढ़ने से जो ज्ञान होता है वो स्थायी प्राप्त होता है, इस बात को ध्यान रखना। पठन कौशल दोस्तों रीट के लिहाज से थोड़ा महत्वपूर्ण है, इसको आपको अच्छे से देखना है। पठन कौशल मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, एक होता है सहस्वर पठन यानी कि सहस्वर वाचन, और दूसरा है मौन वाचन। सहस्वर वाचन मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है, ध्यान रखना। सीधा प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि सहस्वर वाचन कितने प्रकार का होता है, तो आपको बताना है 3 प्रकार का। पहला आदर्श वाचन, दूसरा अनुकरण वाचन और तीसरा समवेत वाचन। आदर्श वाचन इनमें सबसे इंपॉर्टेंट है। आदर्श वाचन किसके द्वारा किया जाता है, तो शिक्षक के द्वारा किया जाता है आदर्श वाचन, ध्यान रखना। और अनुकरण कौन करते हैं, छात्र उनका अनुकरण करते हैं। और समवेत वाचन में सभी बच्चे एक साथ बोलते हैं समूह में। ठीक है, अब दूसरे प्रकार की हम बात करते हैं मौन वाचन। ठीक है, मौन वाचन कति भेदा सन्ति, तो त्रय भेदा सन्ति। मौन वाचन 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें से हम बात करें सामान्य मौन वाचन, एक होता है तीव्र गति से पढ़ना यानी कि द्रुत मौन वाचन, और एक होता है गंभीर मौन वाचन। मौन वाचन वो वाचन होता है जिसमें अपन बोलते नहीं है, मतलब चुपचाप मन ही मन पढ़ा जाता है, और सर्वाधिक जो अर्थ ग्रहण होता है वो मौन वाचन से ही होता है। दोस्तों इस बात को भी ध्यान रखना है। हालांकि वो कहीं ना कहीं नोट कर रखा होगा, आगे देखिए, या नोट भी कर रखा होगा। मौन वाचन में छात्र नीरसता महसूस करते हैं। नीरसता इसलिए महसूस करते हैं क्योंकि उनको कोई कहने सुनने वाला नहीं होता है, वो केवल खुद ही खुद पढ़ना होता है उनको, इस वजह से थोड़ा बोर हो जाते हैं वो। तो मौन वाचन में छात्र नीरसता महसूस करते हैं। सर्वाधिक अर्थ ग्रहण की प्राप्ति भी मौन वाचन में होती है।
तो दोस्तों इस बात को आप अच्छे तरीके से नोट करना है कि सबसे ज़्यादा अर्थ ग्रहण किस में होता है, तो मौन वाचन में होता है। मौन वाचन प्रारंभ में कक्षा 6 से हो जाता है, यानी कि कक्षा 6 का जो विद्यार्थी है वो मौन वाचन कर सकता है, मन ही मन पढ़ सकता है आराम से। अब हम बात करते हैं पठन कौशल की विधियों के सही क्रम की। कई बार सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न को मतलब या पठन कौशल की जो विधियां हैं इनको सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, सही क्रम कौन सा है। तो सबसे पहले वर्ण विधि आती है, उसके बाद में पद विधि या शब्द विधि आती है, उसके बाद में वाक्य विधि आती है और लास्ट में आती है कथा विधि। वर्ण विधि जैसे ANR वर्णों का ज्ञान कराना, शब्द विधि में शब्दों का ज्ञान कराना और वाक्य विधि में वाक्य का ज्ञान कराना। जैसे क्या हो गया, वर्ण हो गया, आम क्या हो गया, शब्द हो गया, और आम खाता था, राम आम खाता है, सीता फल लाती है। तो इस प्रकार के क्या हो गए, वाक्य हो गए। सबसे पहले वर्ण का ज्ञान, फिर शब्द का ज्ञान, फिर वाक्य का ज्ञान, और अंत में उसे कथा सुनाई जाएगी। जैसे आपने इंग्लिश में सुना होगा ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार वाली कहानी, या जोनी जोनी यस पापा ईटिंग शुगर नो पापा। ये क्या है, कथा है, एक तरीके से स्टोरीज सुनाई जाती है उनको, ताकि बच्चे इनको याद कर लेता है। उनको पता नहीं होता है कि इनका अर्थ क्या है, लेकिन फिर भी वो याद कर लेते, इंटरेस्ट बन जाता है उनके लिए। तो सबसे पहले ध्यान रखना है इन विधियों का क्रम क्या है, पठन कौशल की विधियों का, और वर्ण विधि, फिर शब्द विधि, फिर वाक्य विधि और फिर कथा विधि। चलिए अब हम बात करते हैं लेखन कौशल। लेखन कौशल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सबसे कठिन कौशल माना गया है और सबसे अंतिम कौशल भी माना गया है। लेखन कौशल में यह भाषा का अंतिम और चतुर्थ कौशल माना गया है। पढ़े हुए विषय को लिखित रूप में अभिव्यक्त करना ही लेखन कौशल है। यह भाषा का सबसे कठिन कौशल माना जाता है। लेखन कौशल में भाषा को स्थायित्व दिया जाता है। इस कौशल में वर्तनी शुद्धता को अधिक महत्व दिया जाता है। वर्तनी शुद्धता को अधिक महत्व दिया जाता है लेखन कौशल में। लेखन कौशल की मुख्य रूप से विधियां हैं, जिसमें दृष्ट लेखन विधि है जो कि प्राथमिक स्तर के लिए महत्वपूर्ण है। दूसरी है श्रुत लेखन विधि जो कि उच्च प्राथमिक स्तर के लिए, और तीसरी है अक्षर स्वरूप अनुकरण विधि जो कि पूर्व प्राथमिक स्तर के लिए उपयोगी है। दोस्तों इनको आप जानते भी होंगे कि दृष्ट लेखन विधि में देखकर लिखा जाता है, जो कि प्राथमिक स्तर के बच्चे आराम से कर लेते हैं। श्रुत लेखन की जो विधि है उसमें सुनकर लिखा जाता है, जो कि उच्च प्राथमिक स्तर के लिए उपयोगी होता है। और अक्षर स्वरूप अनुकरण विधि में उनको डायग्राम बना के दिए जाते हैं। जैसे कै कबूतर के लिए उनको ऐसे टिक मार करके कै बना के दे दिया जाता है, और बच्चा बाद में क्या करता है, इनके ऊपर पेंसिल घुमाते हुए लिखता है, अक्षर का के स्वरूप का अनुकरण करता है। जैसे कै लिख दिया तो इसके ऊपर डंडी से घुमाएगा पेंसिल को, कभी उनको छूट भी जाएगी, कोई कुछ नहीं भी छूटेगी, तो धीरे धीरे करके लगभग वो सीख जाता है अक्षर बनाना। इसे बोलते हैं अपन अक्षर स्वरूप अनुकरण विधि, जो कि पूर्व प्राथमिक स्तर के लिए LKG UKG के लिए उपयोगी होता है। तो चलिए अपने स्टार्ट करते हैं आगे। परीक्षाओं के प्रकार। परीक्षाओं के प्रकार में मुख्य रूप से हम बात करें तो मौखिक परीक्षा, लिखित परीक्षा और प्रायोगिक परीक्षा, 3 प्रकार की परीक्षाएं होती हैं। लेकिन अपने संस्कृत में मुख्य रूप से अपने को मौखिक व लिखित प्रकार के जो प्रश्नोत्तर हैं, मौखिक व लिखित प्रकार के जो प्रश्न हैं, उनके ऊपर हमें चर्चा करनी है। तो चलिए 2 प्रकार की जो परीक्षाएं उनकी हम बात करते हैं, मौखिक परीक्षा और लिखित परीक्षा। अब इनमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो 4 कौशल हैं, 4 कौशलों के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए मौखिक व लिखित परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है, कि ये जो 4 कौशल है हमारे, इनके उद्देश्यों की पूर्ति हो जाए। अब चारों कौशलों के क्या क्या उद्देश्य हैं, इनकी चर्चा हम बहुत पहले कर चुके हैं। कि श्रवण कौशल का उद्देश्य क्या है, श्रुत्व अर्थ ग्रहणम, सुन करके अर्थ ग्रहण करना, ठीक है। इसी प्रकार से पठन कौशल का क्या उद्देश्य है, पठित्व अर्थ ग्रहणम, पढ़ करके अर्थ ग्रहण करना, ठीक है। 2 तो क्या है, अर्थ ग्रहण से संबंधित है, जिसे अपन इनपुट कह रहे थे, और 2 जो हैं आउटपुट से संबंधित है। तो इन सब की हम बात कर चुके हैं पहले। अब हम सीधा बात करते हैं, इनमें से जो 3 कौशल हैं, इनके उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मौखिक परीक्षा ली जाती है। 3 कौशलों के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मौखिक परीक्षा ली जाती है। वो 3 कौन कौन से हैं, स्वरण है, भाषण है और पठन है। स्वरण कौशल, भाषण कौशल और पठन कौशल, इन तीनों के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मौखिक परीक्षा ली जाती है। जबकि एक कौशल ऐसा है जिसके उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए लिखित परीक्षा ली जाती है, वो है लेखन कौशल। तो इस बात को भी ध्यान रखना है, ठीक है, कि
कौशल के उद्देश्यों की प्राप्ति के अनुसार इनमें से भिन्न कौन सा है? तो कौशल के उद्देश्य की प्राप्ति के अनुसार लेखन कौशल भिन्न है, क्योंकि लेखन कौशल के लिए अलग से परीक्षा ली जाती है, लिखित परीक्षा, और जबकि श्रवण, भाषण और पठन के लिए मौखिक परीक्षा ली जाती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं मौखिक परीक्षा की। इस प्रकार की परीक्षा में शिक्षक छात्रों से मौखिक रूप से प्रश्न करते हैं तथा छात्र भी उसका मौखिक रूप से ही उत्तर देते हैं। मौखिक परीक्षा के मुख्य रूप से निम्न भेद हैं। पहला है साक्षात्कार, इंटरव्यू। दूसरा है वाद विवाद, शलाका परीक्षा, शास्त्रार्थ परीक्षा और अंताक्षरी। तो ये जो सारे हैं ये मौखिक परीक्षा के भेद हैं, तो इनको आप थोड़ा सा अच्छे से याद कर लें। साक्षात्कार, वाद विवाद, शलाका परीक्षा, शास्त्रार्थ परीक्षा और अंताक्षरी, ये सभी मौखिक परीक्षा के भेद हैं। अगली है लिखित परीक्षा। इस प्रकार की परीक्षा में शिक्षक छात्रों से लिखित रूप में प्रश्न पूछते हैं तथा छात्र भी उसका उत्तर लिखित रूप में ही देते हैं। इस प्रकार की परीक्षा से छात्रों की चिंतन शक्ति, कल्पना शक्ति और विचार अभिव्यक्ति का परीक्षण किया जाता है। कौन सी से? लिखित परीक्षा से। ठीक, लिखित परीक्षा के मुख्य रूप से भेद कौन से हैं? तो लिखित परीक्षा में मुख्य रूप से वस्तुनिष्ठ, अति लघुत्रात्मक, लघुत्रात्मक और निबंधात्मक, इनमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट है एक तो है वस्तुनिष्ठ और दूसरी है निबंधात्मक। इनसे संबंधित प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। वस्तुनिष्ठ जो परीक्षा होती है वो लिखित परीक्षा का ही भेद है, इस बात को ध्यान रखना है। और दूसरी बात, ये विश्वसनीय होती है। विश्वसनीय की थोड़ी सी इसमें मिस्टेक है, विश्वसनीय ऐसे लिखा जाएगा सही मायने में, विश्वसनीय, नी बड़ी आएगी ये। ठीक है, तो इसको आप करेक्शन को सही कर लीजिए। विश्वसनीयता का गुण क्या होता है? विश्वसनीयता का गुण ऐसे ये गुण होता है जिसमें जितनी बार भी परीक्षण किया जाएगा उसमें उसका आंसर करेक्ट आएगा। जैसे मान लीजिए कि आपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिया, कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिया जिसका आंसर ए है। ठीक है, ABCD 4 ऑप्शन होते हैं ना, उसमें से आंसर क्या है? ए है। और एक आपने निबंधात्मक प्रश्न लिया। ठीक है, निबंधात्मक प्रश्न बहुत सारा हो सकता है। अब अगर इसका बार बार परीक्षण किया जाएगा तो हर बार उत्तर क्या ही आएगा? ए ही आएगा। लेकिन निबंधात्मक प्रश्न का बार बार अगर उसको जांचा जाएगा, प्रत्येक टीचर इसको अलग अलग तरीके से जांचेगा, तो कोई इसमें 3 नंबर दे देगा, कोई इसमें 2 नंबर दे देगा, कोई 2.5 नंबर दे देगा, क्योंकि सबकी समझ अलग अलग होती है। तो इस प्रकार से वस्तुनिष्ठ जो परीक्षा होती है ये एक लिखित परीक्षा का ही भेद है, जिसमें कौन सा गुण पाया जाता है? विश्वसनीयता का गुण पाया जाता है। निबंधात्मक परीक्षा जो होती है वो अविश्वसनीय होती है, ध्यान रखना है इस बात को। निबंधात्मक परीक्षा विद्यार्थी के चिंतन, कल्पना शक्ति, विचार अभिव्यक्ति, इनका परीक्षण करने के लिए ली जाती है। तो इस बात को भी ध्यान रखें कि चिंतन, कल्पना शक्ति, विचार अभिव्यक्ति का जो परीक्षण है वो कौन सी परीक्षा के माध्यम से किया जाता है? तो वो निबंधात्मक परीक्षा के माध्यम से किया जाता है। कौन सी परीक्षा के प्रकार में विश्वसनीयता का गुण होता है? तो वस्तुनिष्ठ प्रकार में होता है। ठीक, आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि निम्न में से लिखित परीक्षा कौन सी है या कौन सी नहीं है, और निम्न में से कौन सी मौखिक परीक्षा है या मौखिक परीक्षा नहीं है। इस प्रकार के प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। तो दोनों को ध्यान रखना है, लिखित परीक्षा और मौखिक परीक्षा को। या नोट लगा के लिख भी रखा है कि वस्तुनिष्ठ परीक्षा को विश्वसनीय परीक्षा भी कहा जाता है और निबंधात्मक परीक्षा को अविश्वसनीय परीक्षा भी कहा जाता है। लिखित परीक्षा के भेद में छात्रों की चिंतन शक्ति, कल्पना शक्ति, विचार अभिव्यक्ति का परीक्षण निबंधात्मक परीक्षा के द्वारा किया जाता है। अब प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं हम उनकी बात करते हैं। देखिए, प्रश्न आएगा कि मौखिक परीक्षाया भेद अस्ति। जैसा कि मैंने अभी बताया कि आपको लिखित परीक्षा और मौखिक परीक्षा दोनों ही याद होने चाहिए, आपको ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इसमें प्रश्न पूछा है कि मौखिक परीक्षा का भेद कौन सा है? तो वस्तुनिष्ठ हमने अभी देखा लिखित परीक्षा का भेद है। लघुत्रात्मक और निबंधात्मक तीनों किसके भेद हैं? लिखित परीक्षा के भेद हैं। तो शास्त्रार्थ जो हो जाएगा वो मौखिक परीक्षा का भेद हो जाएगा। का परीक्षाया विश्वसनीय भवति, कौन सी परीक्षा विश्वसनीय होती है? तो निबंधात्मक, लघुत्रात्मक, वस्तुनिष्ठ या कोअपि नास्ति। तो इसमें हमने देखा है कि वस्तुनिष्ठ परीक्षा को कितनी बार भी जांच लीजिए, किसी भी टीचर से बार बार अगर अलग अलग टीचर से भी जंचवाते हैं तो उसका आंसर बिल्कुल सेम ही आते हैं, नंबर बिल्कुल सेम आते हैं। तो इस प्रकार से विश्वसनीयता का गुण होता है वस्तुनिष्ठ परीक्षा में। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आइए अब हम बात करते हैं अधिगम संप्रेषण शिक्षक की
शिक्षण की सहायक सामग्री। सहायक सामग्रियों से दोस्तों एक प्रश्न 100% आता है और हर बार ही आता है। अगर आपने इन सहायक सामग्रियों को अच्छे से देख लिया है तो यहीं से आपका एक प्रश्न निश्चित रूप से बन जाएगा। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। अधिगम की जो शिक्षण सहायक सामग्री हैं वो मुख्य रूप से 3 प्रकार की मानी गई है। एक है श्रव्य सामग्री, दूसरी है दृश्य सामग्री और तीसरी है श्रव्य दृश्य सामग्री। ठीक है, ऐसी सामग्री जिससे केवल सुनकर ज्ञान ग्रहण किया जा सकता है श्रव्य कहलाती है। जिनको केवल देखकर ज्ञान ग्रहण किया जाता है, अधिगम किया जाता है, दृश्य सामग्री। और जिनको सुनकर और देखकर दोनों प्रकार से अर्थ ग्रहण किया जाता है, ज्ञान ग्रहण किया जाता है, उसे अपन दृश्य श्रव्य सामग्री कहते हैं। तो चलिए सबसे पहले अपन श्रव्य सामग्री की बात करते हैं। आकाशवाणी यानी कि रेडियो, लाउड स्पीकर, ग्रामोफोन, लिग्वाफोन, ये चारों जो हैं वो श्रव्य सामग्री हैं। जबकि चित्र, रेखा चित्र, मानचित्र, सूचना पट, बुलेटिन बोर्ड, प्रतिकृति यानी कि मॉडल और संग्रहालय ये सभी दृश्य सामग्री के उदाहरण हैं। और चलचित्र, संगणक, दूरदर्शन यानी कि टीवी, नाटक, अभिनय और क्षेत्र भ्रमण ये श्रव्य दृश्य सामग्री के उदाहरण हैं। ठीक है, तो इन सब को आपको ध्यान रखना है, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 2-3 नीचे और रह गए हैं, देखो। पाठ्य पुस्तक, समाचार पत्र और श्याम पट्ट ये किसके हैं? ये दृश्य सामग्री के भाग है। आप इनको देख सकते हैं ऊपर की तरफ, ये दृश्य सामग्री में आते हैं। देखो ये सारे चित्र है, रेखा चित्र है, मानचित्र है, सूचना पट, बुलेटिन बोर्ड, प्रतिकृति, संग्रहालय, पाठ्य पुस्तक, समाचार पत्र और श्याम पट। सबसे महत्वपूर्ण है इसमें श्याम पट। शिक्षक का अभिन्न अंग किसे माना जाता है? श्याम पट को। श्याम पट को शिक्षक का अभिन्न अंग माना जाता है, अभिन्न मित्र माना जाता है। श्याम पट का मुख्य उद्देश्य क्या है? श्याम पट का मुख्य उद्देश्य है लेखन कौशल का विकास करना। श्याम पट पर लिखे हुए कथन को हमेशा ऊपर से नीचे की ओर ही मिटाया जाता है। ठीक है, तो इस बात को आपको हमेशा ध्यान रखना है कि शिक्षक का जो अभिन्न मित्र कौन होता है? श्याम पट होता है। श्याम पट का मुख्य उद्देश्य होता है लेखन कौशल का विकास करना और श्याम पट पर लिखे हुए कथन को हमेशा ऊपर से नीचे की ओर ही मिटाया जाता है। शिक्षण से श्रव्य दृश्य सामग्री कौन सी है? शिक्षण की श्रव्य दृश्य सामग्री कौन सी है? आकाशवाणी नहीं है, क्योंकि ये कैसी है? केवल श्रव्य है। प्रतिकृति मॉडल कैसी है? केवल दृश्य है। संग्रहालय कैसी है? केवल दृश्य है। तो क्षेत्र भ्रमण जो है वो कैसी हो जाएगी? श्रव्य दृश्य सामग्री हो जाएगी। शिक्षण से सहायक सामग्री नास्ति, निम्न में से शिक्षण सहायक सामग्री नहीं है, ऐसे प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। तो चलचित्र है, समाचार पत्र है, संग्रहालय भी सहायक सामग्री है, जो कि दृश्य श्रव्य सामग्री में हमने देखी है। अभी संग्रहालय को हमने किस में देखा था? संग्रहालय को हमने देखा था दृश्य सामग्री में। ठीक है, अब लास्ट ऑप्शन जिसमें परायण। परायण एक विधि है दोस्तों, जो कि व्याकरण शिक्षण की विधि है, तो ये एक सहायक सामग्री नहीं है। प्रश्न नंबर 3, नाटक या अभिनय सामग्री अस्ति। नाटक या अभिनय सामग्री कौन सी है? तो ये एक श्रव्य सामग्री है? नहीं। ये एक दृश्य सामग्री है? नहीं। नाटक और अभिनय जो है वो दृश्य श्रव्य है, क्योंकि इसमें दिखता भी है और सुनता भी है, अतः ये दृश्य श्रव्य के अंतर्गत आएगी। ठीक है, अब अपना जो अंतिम पार्ट बचता है वो बचता है शिक्षण विधियां। दोस्तों शिक्षण विधियों में हम बात करें तो शिक्षण विधियों में लगभग 5 से 6 प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं। और अगर हम प्रश्नों के प्रकार की बात करें तो शिक्षण विधियों में कुल 8 से 10 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। इन 8 से 10 प्रकार के प्रश्नों में से हमें 5 से 6 प्रश्न 100% पूछे जाएंगे, तो इस बात को भी ध्यान रखें। सबसे पहले हम सामान्य बात करते हैं कि शिक्षणम जो शब्द है इसमें कौन सी धातु है? तो इसमें शिक्ष धातु है। कौन सा प्रत्यय है? ल्युट प्रत्यय है। ठीक है, ये रीट 2018 में पूछा गया था, शिक्षणम में कौन सा प्रत्यय है? तो शिक्षणम में ल्युट प्रत्यय है, क्योंकि नम और नम जिसके साथ में मिल जाता है अंत में, उसमें हमेशा ल्युट प्रत्यय होता है, नम और नम। हालांकि अपन व्याकरण की क्लासें लेके आएंगे, बहुत ही ट्रिकली क्लासें होंगी, ट्रिक से सब कुछ बताया जाएगा। इसमें होता क्या है, ट और लैक का तो लोप हो जाता है और यू को अन, यू आर ना को एक सूत्र होता है, उससे यू को अन आदेश हो जाता है। इससे लास्ट में अन, नम और नम शेष रहता है, जिसमें भी नम और नम शेष रहता है
उसे अपन ल्युट प्रत्यय कहते हैं, उसमें ल्युट प्रत्यय होता है। व्याकरण या अष्टाध्यायी का अपर नाम कौन सा है? दूसरा नाम क्या है? शब्दानुशासन है। किसने दिया? पतंजलि ने दिया। संस्कृत कैसी भाषा है? तो संस्कृत एक संश्लेषात्मक भाषा है और संस्कृत एक वैकल्पिक भाषा भी है। ठीक है, तो इस बात को भी ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं प्रश्नों के प्रकार से कि शिक्षण विधियों में कुल कितने प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो शिक्षण विधियों में कुल लगभग 9 से 10 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और इन 9 से 10 प्रकार के प्रश्नों में हमसे कितने पूछे जाएंगे? 5 या 6 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलो हम बात करते हैं कैसे कैसे प्रश्न इसमें आते हैं। पहला प्रश्न जो आता है, इसमें आता है प्रत्येक शिक्षण की श्रेष्ठ विधि को लेकर। दोस्तों कई बार प्रश्न आपने देखे होंगे, ऐसे पूछे जाते हैं कि निम्न में से गद्य शिक्षण की श्रेष्ठ विधि कौन सी है, निम्न में से पद्य शिक्षण की श्रेष्ठ विधि कौन सी है। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो एक प्रश्न यहाँ से आएगा। दूसरा प्रश्न जो इसमें बनता है वो प्रत्येक शिक्षण के उद्देश्य से पूछे जाते हैं कि गद्य शिक्षण का उद्देश्य क्या है, पद्य शिक्षण का क्या उद्देश्य है, नाटक शिक्षण का क्या उद्देश्य है। तो इस प्रकार के प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तीसरे प्रकार का जो प्रश्न पूछा जाता है वो विधियों के रचयिता को लेकर पूछा जाता है कि भंडारकर विधि के जनक कौन है। ठीक है, रचयिता के लेकर प्रत्येक विधि के जनक आपको याद होने चाहिए, तो हम उनकी भी बात करेंगे। एक जो प्रश्न आता है वो विधियों के अपर नाम से आता है, अपना उपनाम से आता है, दूसरे नाम से आता है कि विधियों का उपनाम पूछ लेगा आपसे। ठीक है, कि व्याकरण अनुवाद विधि को बताओ किस नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार के विधियों के जो उपनाम है, अपर नाम है, वो भी आपको याद होने चाहिए। अगला जो प्रश्न पूछा जाता है वो दंडान्वय और खंडान्वय विधि से पूछा जाता है। दोस्तों रीट में आपने देखा होगा, पिछले प्रश्न पेपर देखे होंगे, हर बार दंडान्वय खंडान्वय विधि से एक प्रश्न 100% आता है, हर बार ही आता है। ठीक है, तो ये भी आपको देखना है। अगला आपको देखना है आगमन निगमन विधि। आगमन निगमन विधि से भी लगभग एक प्रश्न हर बार पूछा जाता है, या तो आगमन से पूछा जाता है या निगमन से पूछा जाता है, तो ये भी हमें करना है। और आगे आपसे पूछा जाता है विधियों को लेकर कि भाई गद्य शिक्षण की कौन सी विधि है, पद्य शिक्षण की कौन सी विधि है, या नाटक शिक्षण की कौन सी विधि है। तो इन सब की हमें विधियां भी पता होना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न इसमें जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि आपको 4 विधियों का नाम देगा और पूछेगा कि भाई इनमें से गद्य शिक्षण की विधि कौन सी है ना, नाटक शिक्षण की विधि कौन सी है, पद्य शिक्षण की विधि कौन सी है, या कौन सी विधि नहीं है। ऐसे पूछेगा कि निम्न में से कौन सी व्याकरण शिक्षण की विधि नहीं है, 3 व्याकरण शिक्षण की दे देगा और एक इनमें से डाल देगा। तो इस प्रकार के प्रश्न भी पूछे जाते हैं। और अगला जो प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है वो प्रत्येक शिक्षण को लेकर पूछा जाता है। प्रत्येक शिक्षण के प्रकार पूछे जाते हैं कि भाई गद्य शिक्षण की कितनी विधाएं हैं, पद्य शिक्षण कितने प्रकार हैं। ठीक है, जैसे यह प्रश्न पूछा गया कि गद्य शिक्षण कति विधा सन्ति, गद्य शिक्षण द्विविधा सन्ति, 2 विधा होती है, 2 ही प्रकार होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के जो टोटल प्रश्न है 9 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं इस टॉपिक में से। और इन 9 प्रकार के प्रश्नों में से हमारे जो प्रश्न आएंगे वो लगभग 5 या 6 प्रश्न आएंगे जो कि शिक्षण विधियों में पूछे जाएंगे। तो चलिए बिना समय गवाए हम एक एक की बात करते हैं। सबसे पहले हम उद्देश्यों की बात करते हैं कि भाई व्याकरण शिक्षण का क्या उद्देश्य है, गद्य शिक्षण का क्या उद्देश्य है, पद्य शिक्षण का क्या उद्देश्य है। देखिए, व्याकरण शिक्षण का जो उद्देश्य है वो है भाषा का ज्ञान कराना। व्याकरण शिक्षण उद्देश्यम भाषा ज्ञानम अस्ति। व्याकरण शिक्षण का भाषा ज्ञान हो जाएगा। नाटक शिक्षण का जो मुख्य उद्देश्य हो जाएगा वो संस्कार या चरित्र का निर्माण हो जाएगा। नाटक शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या है? संस्कार या चरित्र का निर्माण करना है। अनुवाद शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? द्विभाषा ज्ञान करना। अनुवाद शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है 2 भाषाओं का ज्ञान देना। गद्य शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो गद्य शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है ग्रहणम अभिव्यक्ति इच्छे। गद्य शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है ग्रहण करना और अभिव्यक्ति करना। पद्य शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? पद्य शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है रसानुभूति करना। ठीक है, तो एक तो आपको ये उद्देश्य सारणी पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, अच्छे से इनको याद कर लीजिए। आगे हम बात करते हैं सर्वश्रेष्ठ विधि की। आपसे पूछा जाएगा कि निम्न में से व्याकरण शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है। ठीक है, तो व्याकरण शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि है आगमन विधि, या आगमन विधि नहीं हो तो आगमन निगमन विधि। ठीक है,
दोनों एक ही, अगर दोनों ही ऑप्शन में आ जाए, जैसे आगमन विधि भी आ जाए, आगमन निगमन विधि भी आ जाए, तो वहाँ अपने को आगमन निगमन विधि करना है। अगर अलग अलग आए तो आपको कर ही देना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल में आपसे ऐसे पूछा जाए कि निम्न में से व्याकरण शिक्षण की प्रमुख विधि कौन सी है, और आपको ऑप्शन दे दे आगमन विधि, दूसरा ऑप्शन देंगे निगमन विधि, तीसरा ऑप्शन मान लीजिए कोई भी विधि दे सकता है, खंडान्वय विधि दे दे, दंडान्वय विधि दे देता है, ठीक है। तो आपको बताना है, ऐसी कंडीशन में आपको बताना है आगमन विधि, अलग अलग दे। तो और आपसे ऐसे ऑप्शन देता है कि मान लीजिए आपसे ऑप्शन दे दिया आगमन विधि, दूसरा ऑप्शन दे दिया निगमन विधि, और तीसरा ऑप्शन दे देता है आगमन निगमन विधि, ये ऑप्शन भी दे देता है। तो ऐसी कंडीशन में आगमन निगमन विधि वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक, आगे हम बात करते हैं नाटक शिक्षण की प्रमुख विधि। तो नाटक शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि है समवाय विधि, जिसे सहयोग विधि भी कहते हैं, समवाय विधि है। अनुवाद शिक्षण की प्रमुख विधि कौन सी है, तो अनुवाद शिक्षण की प्रमुख विधि है द्विभाषा विधि। गद्य शिक्षण की प्रमुख विधि कौन सी है, तो उद्बोधन विधि या अर्थबोध विधि, ठीक है। और पद्य शिक्षण की प्रमुख विधि कौन सी है, खंडान्वय विधि। ध्यान रखना, खंडान्वय विधि पद्य शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाती है। आगे बढ़ें, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, स्क्रीनशॉट लें और आगे बढ़ें। देखिए अब हम बात करते हैं कौन सी विधि किस शिक्षण से संबंधित है और इसके जो प्रवक्ता हैं या लेखक हैं वो कौन है। सबसे पहले हम बात करते हैं आगमन विधि। आगमन विधि जैसा कि आप जानते हैं एक व्याकरण शिक्षण की विधि है और इसके जो प्रवक्ता हैं वो है पतंजलि। निगमन विधि ये भी व्याकरण शिक्षण की विधि है, इसके प्रवक्ता हैं पाणिनि। प्रश्नोत्तर विधि बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्नोत्तर विधि गद्य शिक्षण की विधि है और इसके जो लेखक है सुकरात माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं, सुकरात माने जाते हैं। पाठ्य पुस्तक विधि के जो लेखक हैं वो वेस्ट महोदय माने जाते हैं, पाठ्य पुस्तक के वेस्ट महोदय। और प्रत्येक विधि जो है इसके जो लेखक हैं वो प्रोफेसर वोकिल महोदय माने जाते हैं, प्रत्येक विधि वोकिल महोदय। लास्ट विधि है अपनी व्याकरण अनुवाद विधि। व्याकरण अनुवाद विधि को भंडारकर विधि भी कहा जाता है और ये व्याकरण शिक्षण की विधि है। इसके जो प्रमुख लेखक हैं या प्रवक्ता है या रचनाकार जो हैं वो डॉक्टर रामकृष्ण गोपाल भंडारकर हैं, ठीक है। इसी वजह से इनको भंडारकर विधि भी कहा जाता है। तो दोस्तों ये थे अपने प्रमुख विधि और उसके लेखक, तो इनका भी स्क्रीनशॉट आप लें। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं विधि और उस विधि का के शिक्षण का नाम और उसका उपनाम, ठीक है। यहाँ से संबंधित भी एक प्रश्न पूछा जाता है। सबसे पहले व्याकरण अनुवाद विधि। व्याकरण अनुवाद विधि व्याकरण शिक्षण की विधि है और इसके जो उपनाम है वो है भंडारकर विधि। भंडारकर विधि क्यों कहा जाता है हमने अभी बात करी, क्योंकि इसका जो रचनाकार था लेखक था वो गोपाल कृष्ण भंडारकर के द्वारा रची गई थी। सूत्र विधि ये प्राचीन विधि है, व्याकरण विधि है, व्याकरण शिक्षण की विधि है, इसे हम पांडित्य विधि भी कहते हैं। अगली विधि है अव्याकृत विधि, जिसे भाषा संसर्ग विधि भी कहा जाता है, व्याकरण शिक्षण की विधि है और इसका जो उपनाम है वो है भाषा संसर्ग विधि। उद्बोधन विधि बहुत इंपॉर्टेंट है, उद्बोधन विधि जो कि गद्य शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाती है, इसे हम अर्थबोध विधि भी कहते हैं। अगली विधि है प्रवचन विधि, गद्य शिक्षण की विधि है ये और इसे हम कथन विधि भी कहते हैं। अगली विधि है प्रश्नोत्तर विधि। प्रश्नोत्तर विधि गद्य शिक्षण से संबंधित है, इसे सुकराती विधि भी कहते हैं। रंगमंच अभिनय विधि ये नाटक शिक्षण की विधि है जो कि बहुत ही खर्चीली है, अतः इसे व्याकारी व खर्चीली विधि भी कहा जाता है। खंडान्वय विधि, खंडान्वय विधि पद्य शिक्षण की विधि है, इसे सामूहिक शिक्षण विधि भी कहा जाता है। अगली है भाष्य विधि, इसे ये पद्य शिक्षण की विधि है, इसे व्यास विधि भी कहा जाता है। भाष्य विधि को क्या कहा जाता है, व्यास विधि कहा जाता है। भाषा अनुवाद विधि, भाषा अनुवाद विधि ये एक पद्य शिक्षण की विधि है, इसे हम अर्थबोध विधि भी कहते हैं। तो दोस्तों ये थी प्रमुख विधि और उनके उपनाम, तो इनको आप अच्छे से याद करें, चाहें तो आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। एक बार में याद नहीं होंगी, इनको बार बार देखना है तो फिर ये याद हो जाएंगे ऑटोमेटिक, ठीक है। अब हम व्याकरण शिक्षण और इससे संबंधित विधियाँ पढ़ते हैं।
व्याकरण शिक्षण की प्रमुख विधियाँ पढ़ते हैं। इससे पहले हम ये देख लेते हैं कि जो व्याकरण शब्द है ये किससे बना हुआ है। तो व्याकरण शब्द वी प्लस आंग उपसर्ग पूर्वक क्री धातु और ल्युट प्रत्यय से मिलकर बना हुआ है। तो ये ध्यान रखना है कि व्याकरण जो शब्द है इसमें कितने कुल उपसर्ग कितने हैं, कुल 2 उपसर्ग है। ध्यान रखना कितने उपसर्ग हैं इसमें, 2 उपसर्ग हैं। धातु कौन सी है, क्री धातु है, और प्रत्यय कौन सा है, ल्युट प्रत्यय है इसमें। ठीक है, देखिए व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य क्या है, तो भाषा ज्ञान करवाना है। व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य हम पढ़ चुके हैं पहले। व्याकरण शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है भाषा ज्ञान करना। व्याकरण शिक्षण की मुख्य रूप से 2 प्रकार की विधियां हैं, प्रचलन में है। एक तो प्राचीन विधि और एक दूसरी है नवीन या आधुनिक विधि। प्राचीन विधियों में मुख्य रूप से प्रायण विधि, सूत्र विधि, व्याकरण अनुवाद विधि, व्याख्या विधि और अव्याकृत विधि, ये प्राचीन विधियों में आती है। ये व्याकरण शिक्षण की विधियां हैं। दूसरी है नवीन या आधुनिक विधि, जैसे आगमन विधि हो गई, निगमन विधि हो गई, समवाय विधि हो गई। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं प्राचीन विधियों की। तो पहली विधि है प्राचीन विधियों में प्रायण विधि। वैदिक मंत्रों का सस्वर प्रायण जो पाठ है वो प्रायण कहलाता है। प्रायण करते समय ब्रह्मचारी पूर्व दिशा की ओर मुंह रखता है पूर्व दिशा की ओर। यह विधि पाणिनि के समय में प्रचलन में आई और यह विधि कंठस्थीकरण पर बल देती है, रटने पर बल देती है। प्रायण करते समय बीच में कोई भी बातचीत नहीं की जाती है। यानी कि पारायण का मतलब ये होता है दोस्तों, कोई भी मंत्र होता है उसका सस्वर पाठ कराना। ठीक है, इसी को अपन प्रायण बोलते हैं। एक तरीके से ये रटत विद्या पर बल देती है, रटने पर बल देती है। ठीक है, तो प्रायण जो विधि है ये व्याकरण शिक्षण की प्राचीन विधि है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं सूत्र विधि की। इस विधि को पांडित्य विधि भी कहा जाता है। कौन सी विधि कहा जाता है, पांडित्य विधि कहा जाता है, जो पूर्ण रूप से अमनोवैज्ञानिक विधि है। सूत्र विधि कैसी विधि है, अमनोवैज्ञानिक विधि है, क्योंकि दोस्तों इसमें जो व्याकरण के जो नियम हैं वो सूत्र से बताए जाते हैं। इसमें व्याकरण के नियमों को सूत्रों के माध्यम से बताया जाता है। इस विधि का प्रयोग व प्रचलन पाणिनि व कात्यायन के समय में हुआ था। यह विधि सामान्य से विशिष्ट की ओर शिक्षण सूत्र पर आधारित है। अब आपसे पूछा जा सकता है कि सूत्र कति विधा सन्ति, तो सूत्र कति विधा सन्ति, 6 भेद होते हैं। सूत्र के 6 प्रकार कौन कौन से होते हैं, संज्ञा सूत्र, परिभाषा सूत्र, विधि सूत्र, नियम सूत्र, अतिदेश सूत्र और अधिकार सूत्र। ठीक है, तो इसको भी आप ध्यान रखें। अगली विधि है व्याकरण अनुवाद विधि। व्याकरण अनुवाद विधि को भंडारकर विधि भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस विधि का जो प्रवर्तक है वो डॉक्टर रामकृष्ण गोपाल भंडारकर है। डॉक्टर रामकृष्ण गोपाल भंडारकर के द्वारा रचना करे जाने के कारण इसे भंडारकर विधि भी कहा जाता है। यह विधि व्याकरण व अनुवाद पर बल देती है और व्याकरण शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है द्विभाषा ज्ञानम, 2 भाषाओं का ज्ञान करना। ये भी हम पढ़ चुके हैं। व्याख्या विधि, इस विधि का प्रयोग व प्रचलन पतंजलि के समय में हुआ था। यह विधि सैद्धांतिक पक्ष की अपेक्षा व्यवहारिक पक्ष पर अधिक बल देती है। व्याख्या के मुख्य रूप से 4 अंग होते हैं, चर्चा, उदाहरण, प्रति उदाहरण और वाक्याधार। देखिए वाक्याधार क्या होता है, जिसकी व्याख्या हम कर रहे हैं या जिस सूत्र की व्याख्या हम कर रहे हैं उसको समझने के लिए अन्य से सहायता लेना, किसी और से सहायता लेना। भाई या तो किसी चीज़ की व्याख्या कर रहे हैं उस पर हम चर्चा करें, या कोई एग्जाम्पल बताएं, या कोई और उदाहरण देख के बताएं। ठीक है, या फिर हम किसी समझने के लिए किसी और की सहायता लें। तो ये प्रमुख रूप से व्याख्या शिक्षण के 4 अंग होते हैं, तो इनको भी आपको ध्यान में रखना है। एक विधि होती है अव्याकृत विधि। अव्याकृत विधि को भाषा संसर्ग विधि भी कहा जाता है। इस विधि में भाषा के साथ साथ व्याकरण का ज्ञान करा दिया जाता है। यह विधि अभ्यास पर बल देती है। देखो अव्याकृत विधि क्या होती है, आपने देखा होगा कि जब भी टीचर्स पाठ पढ़ाते हैं तो पाठ में कोई भी मान लीजिए आ गया, विद्यालय आ गया, तो वहाँ पर ही उसका संधि विच्छेद करके बता देंगे। विद्या धन आल्य इति विद्यालय बता देते हैं ना। तो ये किसके साथ साथ में हुआ,
भाषा को पढ़ाने के साथ साथ में व्याकरण का ज्ञान दे दिया। तो इसी प्रकार की जो विधि है उसे अव्याकृत विधि या भाषा संसर्ग विधि कहा जाता है। ये मुख्य रूप से अभ्यास पर बल देती है। अगर इसका अच्छे से प्रैक्टिस कर दी जाए तो ये उपयोगी है, अदरवाइज फॉरगेट हो जाएगा, विद्यार्थी बिना नियम के भूल जाएंगे। अगली हम बात करते हैं नवीन विधियों की। नवीन विधि या आधुनिक विधि, यहाँ से भी एक प्रश्न कई बार पूछ लिया जाता है। तो आगमन विधि, सबसे पहले हम बात करते हैं आगमन विधि की। आगमन यह व्याकरण शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाती है। यह पूर्ण रूप से मनोवैज्ञानिक विधि है। यह निम्न स्तर के लिए उपयोगी है। कंठस्थीकरण पर बल नहीं देती है, समझने पर बल देती है, इसलिए इसमें विद्यार्थी सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। और ये जो विधि है ये उदाहरण से नियम की ओर चलती है। ध्यान रखना दोस्तों, निगमन विधि नियम से उदाहरण की ओर चलती है, इसके जस्ट अपोजिट है। जबकि आगमन विधि जो है इसमें पहले उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं और उसके बाद में नियम बनाए जाते हैं। अब बहुत सी बार हमने पढ़ लिया कि भी आगमन विधि में पहले उदाहरण दिए जाते हैं बाद में नियम। कैसे? जैसे मान लीजिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, कोई भी हमने एग्जाम्पल ले लिया, जैसे हमने विद्यालय का ले लिया, विद्या धन आलय। पहले तो हमने क्या दिया, ये उदाहरण दिया है, ठीक है। अब इसी उदाहरण से हम नियम बनाएंगे कि भाई देखो इसका जो आ है, ठीक है, और इसके जो आ है, ये दोनों आ मिलकर किसका निर्माण करते हैं, आ का निर्माण करते हैं। विद्या धन आलय इति विद्यालय, तो धा में क्या आ गया, आ गया। तो आ जब भी आएंगे, अब नियम बन जाएगा, ये देखो आ और आ जब भी आएंगे तो दोनों मिलकर किसका निर्माण करेंगे, आ का ही निर्माण करेंगे। तो इस प्रकार से नियम बन जाता है, ठीक है। तो पहले आगमन विधि में उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है और उसके बाद में उससे नियम बनाया जाता है। अतः ये विधि उदाहरण से नियम की ओर चलती है, लक्ष्य से लक्षण की ओर चलती है, ठीक है। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। यह विधि ज्ञात से अज्ञात की ओर, सरल से कठिन की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, यानी कि कहें शुद्ध शिक्षण सूत्रों पर आधारित होती है। जितने भी शिक्षण सूत्र हैं, शुद्ध शिक्षण जो सूत्र हैं उन पर आधारित होती है। अब शिक्षण सूत्रों की हम बात करेंगे आगे चल के, ठीक है। और निगमन विधि जो है वो अशुद्ध शिक्षण सूत्रों पर आधारित होगी, यानी कि वो उल्टी चलेगी। ये ज्ञात से अज्ञात चल रही है तो वो अज्ञात से ज्ञात चलेगी। सरल से कठिन चल रही है तो वो कठिन से सरल चलेगी। ये विशिष्ट से सामान्य चल रही है तो वो सामान्य से विशिष्ट चलेगी, उल्टा चलेगा उसमें सिस्टम, ठीक है। तो आगमन और निगमन विधियों में से अगर आपको एक विधि भी क्लियर है तो आपको दोनों ही विधियां क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि ये एक दूसरे से जस्ट अपोजिट है। अब हम बात करते हैं निगमन विधि की। देखिए वही बात है, वो मनोवैज्ञानिक विधि थी आगमन विधि, तो ये कैसी हो जाएगी, अमनोवैज्ञानिक हो जाएगी, ठीक है। ये उच्च शिक्षण के लिए उपयोग हो जाएगी, उच्च स्तर के लिए। आगमन विधि के बिल्कुल विपरीत विधि है ये। इसमें छात्र निष्क्रिय रहते हैं, उसमें सक्रिय रहते थे। वो कंठस्थीकरण पर बल नहीं देती थी, ये रटने पर बल देती है, ठीक है। उसमें उदाहरण से नियम की ओर चला जाता, तो इसमें उल्टा चला जाएगा, नियम से उदाहरण की ओर चला जाएगा। इसमें वो लक्ष्य से लक्षण की ओर चलती, लक्षण से लक्ष्य की ओर चलती थी, ये लक्षण से लक्ष्य की ओर चलेगी। वो किधर चलती थी, देखिए हम बात करते हैं, ये लक्ष्य से लक्षण की ओर चलती थी। आगमन विधि जो है लक्ष्य से लक्षण की ओर चलती थी, जबकि निगमन जो विधि है वो लक्षण से लक्ष्य की ओर चलती है। ये लक्षण से लक्ष्य की ओर चलती है, ठीक। निगमन जो विधि है वो अज्ञात से ज्ञात, कठिन से सरल, सामान्य से विशिष्ट, यानी कि उल्टे शिक्षण सूत्र, अशुद्ध शिक्षण सूत्रों पर आधारित होती है। कौन सी विधि, निगमन विधि। बताओ आगमन विधि कैसी है, एक मनोवैज्ञानिक विधि है, जबकि निगमन विधि एक अमनोवैज्ञानिक विधि है। इस बात को भी ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं समवाय या सहयोग विधि। इस विधि में व्याकरण का नियमित अध्ययन नहीं किया जाता है, बल्कि प्रसंग आने पर उसी स्थान पर व्याकरण का ज्ञान करा दिया जाता है। समवाय विधि, सहयोग विधि। अब हम बात करते हैं नाटक शिक्षण की प्रमुख विधियाँ। नाटक शिक्षण की प्रमुख विधियों का जो उद्देश्य है वो संस्कार या चरित्र शिक्षण होता है। नाटक शिक्षण की जो विधियाँ होती हैं उनका जो उद्देश्य होता है वो संस्कार या चरित्र शिक्षण होता है। इसकी चर्चा भी हम पहले कर चुके हैं, एक अलग से सारणी में हमने देख लिया था इनको। भरत मुनि के नाट्यशास्त्र के अनुसार नाटक शिक्षण के 3 उद्देश्य हैं, हितोपदेश जन्म, विश्रांति जन्म, विनोद जन्म। अभिनय का संबंध नाटक से है। अभिनय या नाटक मुख्यतः 4 प्रकार का होता है, ठीक है।
अब हम बात करते हैं नाटक शिक्षण की प्रमुख विधियाँ। सबसे पहले हम बात करते हैं आदर्श नाट्य विधि। इस विधि में सभी पात्रों का अभिनय स्वयं शिक्षक के द्वारा किया जाता है। इस विधि में छात्र नीरसता महसूस करते हैं। आदर्श नाट्य विधि में क्या सिस्टम होता है, जो शिक्षक होता है वही सारे रोल अदा कर लेता है, जितने भी उसमें पात्र होते हैं सभी वो खुद ही बन लेता है, तो बच्चे बस केवल उसमें देखे जाते हैं, उसको सुने जाते हैं। इसलिए छात्रों के लिए नीरस विधि कहलाती है आदर्श नाट्य विधि। इसके बाद में जो विधि है वो है रंगमंच अभिनय विधि। इस विधि में नाटकों को रंगमंच पर प्रस्तुत किया जाता है। अब रंगमंच पर प्रस्तुत किया जाएगा तो पहली बात तो यह है कि सभी नाटकों का रंगमंच पर प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा खर्चा लग जाता है। तो रंगमंच जो विधि है ये बहुत ही व्ययकारी है, खर्चीली है, ठीक है। इसी कारण सभी नाटकों को रंगमंच पर प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। इस विधि को उद्देश्य पूर्ति की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ विधि माना जाता है। अगर उद्देश्यों की प्राप्ति करी जाए, अगर हम बात करें उद्देश्य प्राप्ति की, तो नाटक शिक्षण का जो उद्देश्य है वो मुख्य रूप से क्या है, संस्कार ग्रहण करना, संस्कार प्रदान करना। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, नाटक शिक्षण का जो प्रमुख उद्देश्य है वो क्या है, बच्चों में संस्कार उत्पन्न करना और उनके चरित्रों का निर्माण करना। अगर उद्देश्य प्राप्ति की ओर देखा जाए तो जो सर्वश्रेष्ठ विधि जो है वो कौन सी विधि कहलाएगी, एक मिनट रुकिए। उद्देश्य प्राप्ति की दृष्टि से अगर हम बात करें तो वो आपको रंगमंच अभिनय विधि मिलेगी। लेकिन वैसे अगर हम बात करें नाट्य शिक्षण की जो सबसे उपयुक्त विधि है वो कौन सी विधि है, समवाय विधि है, ठीक है। समवाय विधि से पहले हम बात करते हैं, एक विधि और दे रखी है इसमें, कक्षा अभिनय विधि। कक्षा अभिनय विधि क्या होती है कि इसमें जो कक्षा में जो जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं उनको खड़ा किया जाता है और अलग अलग पात्र की भूमिका दे दी जाती है। इस विधि में शिक्षक छात्रों को अलग अलग पात्र की भूमिका देता है तथा छात्र प्रसंग आने पर समय समय पर अपना वाचिक अभिनय प्रस्तुत करते हैं। अगली है व्याख्या विधि, ये भी नाटक शिक्षण से संबंधित है। समवाय विधि या सहयोग विधि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये नाटक शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि है। उद्देश्य प्राप्ति की अगर देखा जाए, उद्देश्य प्राप्ति की दृष्टि से तो रंगमंच अभिनय विधि आएगा। अगर वैसे सीधा पूछा जाए कि नाटक शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है, तो आपको बताना है समवाय या सहयोग विधि, ठीक है। समवाय या सहयोग विधि का मतलब ये होता है कि इसमें जितनी भी सारी विधियां होती हैं उनका कंबाइंड मिश्रण होता है, सभी विधियों का मिश्रण मानी जाती है। 26 जनवरी या 15 अगस्त को जो विधि प्रयोग में लाई जाती है वो समवाय विधि प्रयोग में लाई जाती है। अगला जो हमारा शिक्षण है वो है अनुवाद शिक्षण। अनुवाद शिक्षण काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पिछले साल भी यहाँ से 2 प्रश्न पूछे गए थे। अनुवाद शिक्षण का जो प्रमुख उद्देश्य है वो है द्विभाषा ज्ञानम, 2 भाषाओं का ज्ञान देना। अनुवाद जो शब्द है ये अनु उपसर्ग पूर्व वद धातु और घ प्रत्यय से मिलकर बना हुआ है, इसको भी ध्यान रखना है। अनुवाद से कति विधा सन्ति, तो अनुवाद से त्रिविधा सन्ति। कौन कौन सी, अक्षरो अनुवाद विधि, अक्षरानुवाद, छायानुवाद यानी भाव अनुवाद या मर्म अनुवाद, और तीसरा है तथ्य अनुवाद। एक एक की बात करते हैं। अक्षरो अनुवाद यानी कि समानार्थी शब्दों द्वारा अनुवाद करना, सेम टू सेम जो वर्ड होते हैं उसके जो अर्थ सेम होते हैं ऐसे वर्डों के द्वारा, ऐसे शब्दों के द्वारा अनुवाद किया जाना। दूसरा होता है छाया अनुवाद, जिसे अपन भाव अनुवाद कहते हैं या मर्म अनुवाद कहते हैं। मर्म का मतलब होता है भाव, भाव के हिसाब से अनुवाद करना, ठीक है। और तीसरा होता है तथ्य अनुवाद, यानी कि तथ्यों के द्वारा अनुवाद करना, यानी कि इसमें समानार्थी जो शब्द हैं वो भी प्रस्तुत करना और उनसे संबंधित जो भाव है उनको भी प्रकट करना। तो इसमें से सबसे उत्कर्ष जो सर्वश्रेष्ठ जो अनुवाद का प्रकार माना जाता है वो तथ्य अनुवाद माना जाता है। क्यों माना जाता है, क्योंकि इसमें समानार्थी शब्दों का प्रयोग भी किया जाता है और साथ में उसमें जो निहित भाव होते हैं उनका भी प्रयोग किया जाता है। अनुवाद शिक्षण की प्रमुख विधियों की हम बात करें तो पुस्तक विधि, द्विभाषी विधि, तुलना विधि और अनुकरण विधि। अनुवाद शिक्षण की प्रमुख विधियों में पुस्तक विधि, ध्यान रखना, द्विभाषी विधि जो कि अनुवाद शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाती है, तुलना विधि और अनुकरण विधि, ये सभी विधि हैं। अब प्रश्न यहाँ से कैसे आते हैं, निम्न में से अनुवाद के प्रकार नहीं है, तो अनुवाद के प्रकार कितने हैं, 3 हैं। तीनों प्रकारों को आपको अच्छे से ध्यान रखना है। कौन कौन से हैं, अक्षरानुवाद, छायानुवाद, तथ्यानुवाद। सर्वश्रेष्ठ कौन सा है, तथ्यानुवाद, ठीक है। एक तो यह प्रश्न। दूसरा, निम्न में से अनुवाद शिक्षण की विधि नहीं है,
तो अनुवाद शिक्षण की विधि भी आपको ध्यान रखनी चाहिए। कौन कौन सी विधि हैं अनुवाद शिक्षण की? पुस्तक विधि, द्विभाषा विधि, तुलना विधि और अनुकरण विधि। तो यहीं से प्रश्न पूछा गया था 2018 में 2 प्रश्न, और अब की बार भी हो सकता है यहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाए, इसलिए इनको आपको अच्छे से याद रखना है। लेकिन अब की बार दोस्तों अधिकांश जो चांस है वो पद्य शिक्षण से पूछने के हैं, तो पद्य शिक्षण और गद्य शिक्षण की विधियों को अपने को अच्छे से देखना है। अब हम बात करते हैं गद्य शिक्षण की प्रमुख विधियाँ। सबसे पहले हम देखते हैं गद्य जो शब्द है वो गद्य धातु में यत् प्रत्यय लगने से बना है गद्य। ठीक है, डेट 2018 में भी यहाँ से प्रश्न पूछा गया था। गद्य शिक्षण का जो प्रमुख उद्देश्य वो क्या है? गद्य शिक्षण का जो प्रमुख उद्देश्य है वो है ग्रहणम अभिव्यक्तिश्च। गद्य शब्द की जो जानकारी है वो हमें कहाँ से मिली है? तो गद्य शब्द की जो जानकारी है वो हमें यजुर्वेद से मिली है। ठीक है, वेद 4 हैं, आपने पढ़े होंगे, 4 वेद हैं। उन चारों वेदों में से एक जो वेद है यजुर्वेद, उसी से हमें गद्य शब्द की जानकारी मिलती है। वेद 4 है, वेदांग 6 हैं। वेदांग कति सन्ति? 6 वेद हैं। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। व्याकरण को वेदांग रूपी पुरुष का मुख कहा जाता है और छंद को वेदांग रूपी पुरुष का पैर कहा जाता है, इस बात को भी ध्यान रखना। गद्यम कति विदम सन्ति? गद्यम द्विविधम सन्ति। ठीक है, कौन कौन सी? तो एक तो कथा होती है, एक आख्यायिका होती है। ठीक है, कथा कौन सी होती है? कथा होती है मनगढ़ंत। ठीक है, यहाँ एग्जाम्पल लिख रखा है, नानी तेरी मोरनी को मोर ले गई। आपने सुना होगा, छोटे बच्चे का बहुत प्रिय सॉन्ग होता है ये। तो ये मनगढ़ंत होती है, ऐसी कथा होती है। जैसे इसका एग्जाम्पल है बाणभट्ट। बाणभट्ट की 2 जो एक तरीके से रचना है वो प्रसिद्ध है। एक तो कादम्बरी है, कादम्बरी बहुत फेमस है बाणभट्ट की, जो कि क्या है? कथा। और हर्षचरित्र भी फेमस है बाणभट्ट का, जो कि क्या है? आख्यायिका है। आख्यायिका मतलब इतिहास प्रसिद्ध जो रचनाएं होती हैं उन्हें आख्यायिका कहा जाता है। हर्षचरित्र बाणभट्ट द्वारा और कादम्बरी भी बाणभट्ट द्वारा। कादम्बरी एक कथा है जबकि हर्षचरित्र एक आख्यायिका है। ठीक है दोस्तों, गद्य शिक्षण की दो विधा होती हैं। अब गद्य शिक्षण की विधियों की बात करते हैं। गद्य शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि हम बात करें तो गद्य शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि है उद्बोधन विधि या अर्थबोध विधि। उसके बाद में प्रवचन या कथन विधि, प्रश्नोत्तर या सुकराती विधि और स्पष्टीकरण विधि भी गद्य शिक्षण की प्रमुख विधियां हैं। उद्बोधन विधि की हम बात करें तो ये गद्य शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, ये प्राथमिक स्तर के लिए उपयोगी है। और तीसरी बात यह है कि यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है। इस विधि के द्वारा अध्यापक अपने अर्थ का बोध कराने के लिए अनेक साधनों का सहारा लेता है, जैसे प्रत्यक्ष रूप से अभिनय करके, दृश्य श्रव्य सामग्री के द्वारा या किसी प्रतिकृति या मॉडल के द्वारा। तो इस प्रकार से अपने अर्थ का बोध कराता है। ठीक है, इसी वजह से इसे अर्थबोध या उद्बोधन विधि कहा जाता है, जो कि गद्य शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि है। आगे हम बात करते हैं प्रवचन या कथन विधि। ये उच्च स्तर के लिए उपयोगी है। इस विधि में अध्यापक अपने कथन को स्पष्ट करने के लिए अनेक प्रविधियों या उपविधियों का सहारा लेता है, जैसे अनुवाद, कोश, परिभाषा या टीका। अनुवाद जो होता है वो, ये जो प्रविधि है ये प्राथमिक स्तर के लिए उपयोगी है, जबकि कोश, परिभाषा और टीका ये जो प्रविधियां हैं ये उच्च स्तर हेतु उपयोगी हैं। प्रश्नोत्तर या सुकराती विधि। इस विधि में अध्यापक विभिन्न प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करके पाठ की गति को आगे बढ़ाता है, इसीलिए इसे प्रश्नोत्तरी विधि या सुकराती विधि कहा जाता है। स्पष्टीकरण विधि, यह उच्च स्तर के लिए सर्वश्रेष्ठ विधि है। इस विधि में अध्यापक अपने कथन को स्पष्ट करने के लिए अनेक प्रविधियों उपविधियों का सहारा लेता है, जैसे व्युत्पत्ति विधि या प्रसंग विधि के माध्यम से। इसे अपन कहते हैं स्पष्टीकरण विधि। अब सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है पद्य शिक्षण। और पद्य शिक्षण से दोस्तों अब की बार एक प्रश्न आने की 100% संभावनाएं हैं। तो पद्य शिक्षण को अपन अच्छे से देखते हैं। सबसे पहले पद्य शिक्षण का उद्देश्य। पद्य शिक्षण का जो उद्देश्य है वो है रसानुभूति। पद्य शिक्षण से कति विधियां, तो पद्य शिक्षण की विधियों की अगर हम बात करें तो खंडान्वय विधि, दंडान्वय विधि, व्यास विधि, गीत विधि, भाषा अनुवाद विधि, समीक्षा, कोश, परिभाषा, टीका।
ये सभी विधियां हैं पद्य शिक्षण की। ठीक है, जिसमें जो भाषा अनुवाद विधि है इसमें मातृभाषा में अनुवाद किया जाता है। तो एक एक की हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं खंडान्वय विधि। खंडान्वय विधि हमने देख लिया था कि खंडान्वय विधि जो है वो पद्य शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाती है। तो पद्य शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है? खंडान्वय विधि है। इसे सामूहिक शिक्षण की विधि भी कहा जाता है। यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है खंडान्वय विधि। इसमें निम्न स्तर के लिए ये उपयोगी मानी जाती है। इस विधि में छात्र सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। इस विधि में प्रश्न व्याकरण पर आधारित न होकर जो श्लोक या पद्य दिया जाता है उसके मूल भाव पर आधारित होते हैं। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। खंडान्वय जो विधि है उसमें जो प्रश्न जो पूछे जाते हैं वो व्याकरण के नहीं होते हैं, जबकि उस पद्य के मूल भाव पर आधारित होते हैं। दूसरी है दंडान्वय विधि। ठीक है, दंड का मतलब होता है वाक्य। इस विधि में दंड शब्द यानी कि वाक्य का प्रतीक है। यह एक अमनोवैज्ञानिक विधि है। यह विधि उच्च स्तर हेतु उपयोगी है। इस विधि में छात्र निष्क्रिय रहते हैं। ठीक है, निष्क्रिय क्यों रहते हैं? क्योंकि पद्य कुछ अलग होता है और प्रश्न कुछ अलग होते हैं। पद्य दिया जाता है और उसमें प्रश्न जो होते हैं वो व्याकरण के होते हैं। इस विधि में प्रश्न श्लोक या पद्य से ही आते हैं, लेकिन प्रश्न कैसे होते हैं? व्याकरण संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं। इस विधि में व्याकरण का स्थान प्रधान होता है। कौन सी विधि में? दंड अन्वय विधि में। अगली विधि है व्यास विधि, जिसे भाष्य विधि कहते हैं। ये उच्च स्तर हेतु उपयोगी है। इस विधि में शिक्षक कथावाचक की तरह अनेक प्रसंगों को बताते हुए श्लोक का अर्थ स्पष्ट करता है। इस विधि में शिक्षक ही सक्रिय होता है। ठीक है, शिक्षक सक्रिय होता है, अर्थात ये उच्च स्तर के लिए उपयोगी है और अमनोवैज्ञानिक विधि है। गीत विधि, सबसे इंपॉर्टेंट विधि गीत विधि। इस विधि में शिक्षक पद्य को गीत के माध्यम से पढ़ाता है। अब गीत के माध्यम से पढ़ाता है तो छोटे बच्चों को गीत अच्छे लगते हैं, अतः ये प्राथमिक स्तर के लिए क्या हो जाएगी? उपयोगी हो जाएगी। ठीक है, प्रश्न क्या आया था 2018 में कि गीत विधि है गद्य शिक्षण की, पद्य शिक्षण की, व्याकरण शिक्षण की या नाटक शिक्षण की? तो आपको बताना है पद्य शिक्षण की विधि है। ठीक है, अगला प्रश्न, अगला जो टॉपिक है भाषा अनुवाद विधि। इसे अर्थबोध विधि भी कहा जाता है। इस विधि में अध्यापक श्लोक या पद्य का मातृभाषा में अनुवाद करता है। समीक्षा विधि, इस विधि में शिक्षक छात्रों को अन्य कवि के जीवन दर्शन से जोड़ता है तथा छंद, अलंकार, भाव, विचार इत्यादि का विस्तार करते हुए श्लोक की समीक्षा करता है। कौन सी विधि में? समीक्षा विधि में। और 3 विधियां अलग से भी आपको पढ़नी है, कोश विधि, परिभाषा विधि, टीका विधि। ये तीनों जो विधियां हैं ये उच्च स्तर हेतु उपयोगी हैं। कोश विधि में पर्यायवाची शब्द, परिभाषा विधि में विभिन्न परिभाषाएं और टीका विधि में बड़े बड़े रूप का छोटे रूप में प्रकट करना। तो ये जो विधियां हैं ये किसकी हैं? पद्य शिक्षण की प्रमुख विधियां हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों अब अपन आगे बढ़ते हैं। अपने 2-3 छोटे छोटे टॉपिक और रह रहे हैं। एक प्रश्न लगभग पाठ्य पुस्तकों में से पूछा जाता है, एक प्रश्न पाठ्य पुस्तकों में से पूछा जाता है। एक प्रश्न आपका दूसरा जो प्रश्न है वो सतत और व्यापक मूल्यांकन में से पूछा जाता है, सतत और व्यापक मूल्यांकन में से पूछा जाता है। और एक प्रश्न जो आपका है वो पूछा जाता है किसमें से? आपके शिक्षण सूत्रों और सिद्धांतों में से पूछा जाता है। तो उनकी भी हम चर्चा कर लेते हैं। लगभग 3-4 प्रश्नों का जो मैटर है वो हमारा और बचा हुआ है। तो चलिए हम सबसे पहले पाठ्य पुस्तक की बात करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें कालिदास ने मुख्य रूप से 7 रचनाएं लिखी थी जो प्रमुख रूप से प्रसिद्ध हैं। 7 रचनाएं, इनमें से 3 नाटक फेमस हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम, मालवा अग्निमित्र और विक्रम और श्रेय। महाकाव्य में 2 महाकाव्य, रघुवंश महाकाव्य और कुमार संभव महाकाव्य। खंड काव्य में या गीति काव्य में 2 मुख्य रूप से, मेघदूत और ऋतु संहार आपको ध्यान में रखने हैं। विष्णु शर्मा की जो पुस्तक है उसका नाम है पंचतंत्र। नारायण पंडित के द्वारा हितोपदेश, अम्बिका दत्त व्यास के द्वारा शिवराज विजयम, भर्तृहरि के द्वारा मुख्य रूप से त्रिशतकम यानी कि नीति शतकम, श्रृंगार शतकम, वैराग्य शतकम का जो रचना जो है वो की गई थी। नीति शतकम में मुख्य रूप से राज्य अभिषेक वगैरह के बारे में जानकारी दी गई है, जब वो राजा और शासन करते थे। श्रृंगार शतक के बारे में भी उन्होंने बताया है। ठीक है,
और उसके बाद में जब उन्होंने वैराग्य धारण कर लिया था उसके बाद में उन्होंने वैराग्य शतक की रचना की थी। ठीक है, तो तीनों अलग अलग विधाओं से संबंधित है, तो तीनों नाटक आपको ध्यान में रहने चाहिए। त्रिशतक बोलते हैं इनको, नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक। ठीक है, भारवी की प्रमुख पुस्तक है किरातार्जुनीयम, और माघ की प्रमुख फेमस रचना है शिशुपालवधम। श्री हर्ष के द्वारा नैषधि चरितम लिखा गया था, और बाण भट्ट की दो प्रमुख रचनाएं हैं, एक कादंबरी जो कि कथा है और एक हर्ष चरित्र जो कि आख्यायिका है। दंडी के द्वारा काव्यादर्श और 10 कुमार चरित्र रचना की गई। सुबंधु के द्वारा वासवदत्ता नामक रचना की गई। इसके अलावा भास हैं, भास के द्वारा प्रमुख रूप से 13 नाटक की रचना की गई थी, जिसमें सुपन वासवदम अति महत्वपूर्ण है। भरत मुनि के द्वारा नाट्य शास्त्र की रचना की गई थी, और भट्टी के द्वारा रावण वधम नामक रचना की गई थी। भवभूति के द्वारा मुख्य रूप से 3 रचनाएं, उत्तर रामचरित्र, महावीर चरित्र, मालती वधम, ये याद रखना है। और अशोक घोष की प्रमुख रचना है बुद्धिचरितम और सौंदर्य नंदम या सौंदर्य नंदनम। ठीक है, ये आपको ध्यान रखनी है। शूद्रक की मृक्षकटिकम है। विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस है। वाल्मीकि की रामायण है। ठीक है, वाल्मीकि को क्या कहा जाता है? आदि कवि कहा जाता है, और रामायण को क्या कहा जाता है? आदि काव्य कहा जाता है, जिसमें 645 सर्ग, 7 कांड, 2400 श्लोक है, जिसे क्या कहा जाता है? चतुर्विंशति शास्त्र संहिता कहा जाता है, 2400 श्लोक होने के कारण। वेद व्यास की जो प्रमुख रचना है वो है महाभारत, जिसमें मुख्य रूप से 1 लाख श्लोक हैं। ये रचनाओं की बात होगी। अब हम बात करते हैं मूल्यांकन, सतत व्यापक मूल्यांकन या उपचारात्मक शिक्षण की। तो सबसे पहले मूल्यांकन, यहाँ से भी एक प्रश्न आएगा अपने। मूल्यांकन शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, मूल्य प्लस अंकन। मूल्यांकन का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है मूल्यों का निश्चयकरण करना। परिभाषा क्या है? मूल्यांकन वह निर्णय व विश्लेषण है जो विद्यार्थी के कार्य की प्राप्त सूचनाओं से निकाला जाता है। मूल्यांकन मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है, आंतरिक मूल्यांकन, बाह्य मूल्यांकन। तो दोस्तों मूल्यांकन की कोई परिभाषा नहीं पूछी जाएगी आपसे। मूल्यांकन के प्रमुख रूप से उद्देश्य आपको ध्यान रखने, यहाँ से भी प्रश्न बन जाता है। मूल्यांकन के द्वारा शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति का पता लगाया जाता है, जिसे निदानात्मक परीक्षण कहते हैं अपन, और उपचारात्मक परीक्षण में उनका इलाज किया जाता है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। मूल्यांकन से बालकों के मानसिक विकास का पता लगाया जाता है। शिक्षकों की कुशलता व सफलता का पता भी मूल्यांकन के द्वारा लगाया जाता है। मूल्यांकन बालकों के विकास को निरंतर गति देने में सहायक होता है। अब दोस्तों वैसे इनकी व्याख्या करने से देखो ज़्यादा फायदा है नहीं, क्योंकि ये सीधे आपको देखने केवल वैसे समझ में आ जाएंगे कि मूल्यांकन के द्वारा मानसिक विकास कैसे पता लगाया जाता है। तो खुद ही पता चल जाता है अगर बच्चों का मूल्यांकन करते तो कितने उसके नंबर आ रहे हैं। इसके अलावा वो शैक्षिक और सह शैक्षणिक विधियों में कितना भाग ले रहा है, तो इस प्रकार से मूल्यांकन से उसको पता चल जाता है। दूसरा, शिक्षक का भी पता चल जाता है कि शिक्षक कितना कुशल है, कितना वो सफल है, कितना असफल है, क्योंकि वो बच्चे का रिजल्ट बता देता है। ठीक है, मूल्यांकन करेंगे, रिजल्ट बढ़िया आ रहा है बच्चों का, तो इसका मतलब शिक्षक की शिक्षण विधियाँ अच्छी हैं और वो कुशल शिक्षक माना जाता है। इसके अलावा बालकों के विकास को निरंतर गति देने के लिए भी मूल्यांकन का प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि मान लीजिए पहला टेस्ट हुआ, उनके कम नंबर आए, ठीक है, उसमें दोबारा से इम्प्रूव करने का मौका मिलता है। दूसरा टेस्ट होता है, उसमें थोड़ा सा अगर ज़्यादा नंबर भी आ जाते हैं तो उसका मतलब उन्होंने थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ तो गति की है, कुछ ना कुछ तो विकास किया है। तो इस प्रकार से उसका मानसिक विकास का भी पता चल जाता है, उसकी शिक्षक कितना सफल है असफल है उसका भी पता चल जाता है। मूल्यांकन से बालक कितनी गति कर रहा है, कितना सीख पा रहा है, इस बात से भी पता चल जाता है। ठीक है, मूल्यांकन के द्वारा प्राप्त सूचनाओं के आधार पर पाठ्यक्रम में समुचित परिवर्तन किया जा सकता है। मूल्यांकन के द्वारा छात्र छात्राओं की क्षमताओं का पता लगाया जा सकता है कि कितनी उनकी कैपेसिटी है, इन बात का भी पता लगाया जा सकता है। अब हम बात करते हैं मूल्यांकन की विशेषताओं की। तो मूल्यांकन की प्रमुख रूप से विशेषताओं में बात करते हैं वस्तुनिष्ठता, वैधता, विश्वसनीयता, विभेदकारिता और व्यवहारिकता, ये प्रमुख विशेषताएं हैं।
सतत व व्यापक मूल्यांकन की हम बात करें, सतत का मतलब होता है लगातार और व्यापक का मतलब होता है सभी जगह। ठीक है, तो इनको भी ध्यान रखना है। सतत का मतलब क्या होता है, लगातार, और व्यापक शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है सर्वत्र यानी कि सभी जगह। ठीक है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से तात्पर्य यह है कि विद्यार्थी की शैक्षिक व सह शैक्षणिक, ध्यान रखना, शैक्षिक व सह शैक्षणिक गतिविधियों का निरंतर तथा नियमित रूप से मूल्यांकन करना। ठीक है, तो सतत और व्यापक मूल्यांकन में शैक्षिक भी आएंगी और सह शैक्षिक गतिविधियां दोनों ही परिगणित होंगी, इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। अगला है उपचारात्मक शिक्षण। जिस प्रकार डॉक्टर वैद्य रोगियों का उपचार करते समय उन्हें उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करता है, उसी प्रकार से शिक्षक छात्रों की अधिगम संबंधी त्रुटियों एवं परेशानियों को दूर करके ज्ञान प्राप्ति के लिए उत्तम दिशा की ओर अग्रसर करता है। डेफिनेशन क्या है, परिभाषा उपचारात्मक शिक्षण की। उपचारात्मक शिक्षण छात्र छात्राओं के लिए स्व कुशलता और विचारों की त्रुटियां दूर करने में सफलता प्रदान करता है। प्रमुख रूप से उद्देश्य क्या है इसके, उपचारात्मक शिक्षण के प्रमुख उद्देश्य छात्रों के ज्ञान संबंधी त्रुटियों का उपचार करना। ठीक है, पता लगाना, त्रुटियों का पता लगाना निदानात्मक में आएगा और उनका उपचार करना उपचारात्मक आएगा। ठीक है, छात्रों के अधिगम संबंधी दोषों को दूर करना, अधिगम संबंधी दोषों का पता लगाना तो निदानात्मक में आएगा और दूर करना उपचारात्मक में आएगा। छात्रों की व्यक्तिगत कठिनाइयों को दूर करना उपचारात्मक में आएगा। छात्रों को संस्कृत भाषा के प्रति रुचि उत्पन्न करना, मंदबुद्धि बालकों में आत्मविश्वास जागृत करना, शिक्षण में मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का अनुसरण करना। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट है, नोट लगा के लिख रखा है कि प्रस्तावना कौशल का जो मुख्य उद्देश्य है वो पूर्व ज्ञान परीक्षण करना है, तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। अब जो अंतिम हमारा टॉपिक बच जाता है वो शिक्षण सूत्र और सिद्धांत बच जाता है। संस्कृत के शिक्षण के सूत्र एवं सिद्धांत की अगर हम बात करें तो संस्कृत शिक्षण के जो सूत्र हैं उसमें हमें को ध्यान रखना है, ज्ञात से अज्ञात की ओर, सरल से कठिन की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, आगमन से निगमन की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर और प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर। ये सभी शुद्ध शिक्षण है जो कि आगमन विधि के अंतर्गत प्रयोग में लाए जाते हैं। संस्कृत शिक्षण के प्रमुख सिद्धांत की अगर हम बात करें तो स्वाभाविकता का सिद्धांत, अभ्यास का सिद्धांत, तत्परता का सिद्धांत, मौखिक कार्य का सिद्धांत, अनुपात या क्रम का सिद्धांत, व्यक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत, सहभागिता का सिद्धांत और क्रियाशीलता का सिद्धांत। दोस्तों इनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आप पीडीएफ की अगर बात करें तो पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पे ऑलरेडी अवेलेबल करा रखी है, तो वहाँ जाके आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। प्रश्न देखिए, शिक्षण सूत्र अस्ति, तो आपको शिक्षण सूत्र देगा विशिष्ट से सामान्य, विशिष्टात विशिष्टम प्रति नहीं है क्योंकि विशिष्टात सामान्यम प्रति होता है, विशिष्ट से सामान्य की ओर शिक्षण सूत्र होता है। स्वाभाविकता या सिद्धांत, तो ये तो सिद्धांत है, शिक्षण सूत्र नहीं है। ज्ञातात अज्ञातम प्रति, यस, ज्ञात से अज्ञात की ओर, ये एक शिक्षण सूत्र है। तो दोस्तों शिक्षण सूत्र जब भी आपसे पूछेगा तो आपको तीन तो सिद्धांत दे देगा या इनको उल्टे सुल्टे करके दे सकता है, इस बात को ध्यान रखना है। तो ये आपको एग्जैक्ट ध्यान होने चाहिए, जितने भी आपको शिक्षण सूत्र हैं ये एग्जैक्ट ध्यान होने चाहिए, क्योंकि वो आपसे उल्टा करके दे देगा। जैसे आपसे पूछेगा कि निम्न में से शिक्षण सूत्र नहीं है और आपको दे दिया एक ऑप्शन ये दे दिया, एक ये दे दिया, एक ये दे दिया और चौथा ऑप्शन दे देगा सामान्य से विशिष्ट की ओर। देखो इसी को उन्होंने उल्टा करके दे दिया, तो ये एक शिक्षण सूत्र नहीं है, ध्यान रखना है। या फिर क्या करता है वो, तीन तो शिक्षण सूत्र दे देगा और एक शिक्षण सिद्धांत डाल देगा और पूछेगा निम्न में से कौन सा शिक्षण सूत्र नहीं है, तो आपको पता लगाना चाहिए कि सिद्धांत कौन सा है, उसको आप अलग से कर देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्न भी पूछे जाते हैं, इन बात को भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो लास्ट प्रश्न दे रखा है, शिक्षणम भवेत, शिक्षणम क्या होता है, स्वाभाविकता या सिद्धांत, ज्ञातात ज्ञातम प्रति, सामान्यात सामान्यम प्रति, तत्परता या सिद्धांत है, तो तत्परता या सिद्धांत इसमें आंसर सही होगा। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्न भी आपसे पूछे जाते हैं। तो दोस्तों ये क्लास जो थी वो अपनी संस्कृत की शिक्षण विधियों से संबंधित थी। ठीक है, वैसे तो इनमें बीच बीच में कभी कोई आ जाता है तो मैंने वीडियो को पॉज किया है कई बार,
लेकिन जहाँ तक संभव है कि अपन ने सफलतापूर्वक जो 12 से 15 प्रश्नों का जो सिस्टम है वो कर लिया है और लगभग सभी प्रश्न इसी जो PDF है इससे अवेलेबल आपको हो जाएंगे। तो अगर आपने इसको एक बार देखा है और समझ में नहीं आया है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इनको फिर से देखें। कम से कम इस क्लास को 2 से 3 बार आपको देखना है, 2 से 3 बार देखना है। 2 से 3 बार देखने में ऑटोमेटिक ही आपको याद हो जाएंगे। संपूर्ण रूपरेखा मैंने इसमें फर्स्ट में बता दी थी और बीच में भी बताया है कि कौन से प्रश्न कहाँ से आएंगे, कितने प्रश्न आएंगे, पहले कैसे प्रश्न पूछे गए हैं और अब वर्तमान में कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो ठीक है दोस्तों, अपन बात करेंगे अगली क्लास में हिंदी की शिक्षण विधियों से, और ये थी संस्कृत की मैराथन क्लास। ठीक है, मैं इस क्लास को यहीं एंड करता हूँ। ठीक है दोस्तों, गुड बाय।